क्लास में हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं और उन मेथड्स को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने आपको पिछली क्लास में उन मेथड्स के नाम बताए थे, हम उन मेथड्स को यहाँ पर लिखते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मेथड इज़ इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, and third method is integration by partial fraction। तो यहाँ पर हम मेनली इन तीन मेथड्स को यूज़ करके इंटीग्रेशंस के से रिलेटेड टर्म्स सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेंड की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए, जब भी हम किसी भी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं, हमने स्टडी किया है कि उससे हमें उसका फंक्शन मिलता है और वो फंक्शन मिलता है जिसका हम डिफरेंशिएशन करें तो हमें डेरिवेटिव मिले। अब जब भी हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और उससे हमें डेरिवेटिव मिलता है तो डेरिवेटिव भी एक फंक्शन ही होता है। सपोज़ हमने यहाँ पर से f(x) का डिफरेंशिएशन किया तो हमें यहाँ से मिलता है f'(x), तो इसे हम कहते हैं दिस इज़ डेरिवेटिव, और ये वो डेरिवेटिव है जिसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें यही फंक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये भी हमें एक फंक्शन ही मिल रहा है, मतलब डेरिवेटिव भी एक फंक्शन ही है। हाँ, भले उस फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई है पर वो एक फंक्शन ही है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड टर्म्स सॉल्व करेंगे तो अगर हम कहीं पर ये बोलते हैं कि इस फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वो जो सेंटेंस है वो ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव का ही हम इंटीग्रेशन करते हैं, पर डेरिवेटिव भी एक तरह का फंक्शन ही होता है। तो हम उसे डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जब हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें दूसरा फंक्शन मिलेगा जिसका डिफरेंशिएशन का हमें वो फंक्शन मिलता है जिसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू का हम इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, देखते हैं कि इंटीग्रेशन के जो यहाँ पर हमने तीन मेथड्स लिखे हैं उनमें से फर्स्ट मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इससे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है किसी भी क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से रिप्लेस करना। रिप्लेस कर भी इंटीग्रेशन फाइंड करना है, उस फंक्शन में एक से अधिक टर्म्स दिए हुए हैं तो हमें सॉल्व करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमने अभी इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, डिवीज़न के फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, तो उस कंडीशन पर इंटीग्रेशन सॉल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x मल्टीप्लिकेशन ऑफ cos x dx, अब इस टर्म को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये इन दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो इसे हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन पर हमें ज़रूरत पड़ती है सब्स्टिट्यूट करने की। अब सब्स्टिट्यूट हम किस तरह से करते हैं और इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं उससे देखिए। तो कोई भी फंक्शन गिवन है f(x) और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, मीन्स हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। यहाँ पर से कोई वैल्यू चूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो यहाँ से हम एज्यूम करते हैं लेट x इज़ इक्वल टू जी ऑफ टी। हमने एज्यूम किया x इज़ इक्वल टू जी ऑफ टी। अब x इज़ इक्वल टू जी ऑफ टी हमें मिल गया, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ जी ऑफ टी इंटू डी एक्स। अब बताइए क्या ये कंडीशन ट्रू है? सो आंसर इज दिस कंडीशन इज रॉन्ग बिकॉज here function is in the terms of t and we integrate with respect to x। तो ये कंडीशन रॉन्ग है, क्योंकि अगर हमें फंक्शन t के टर्म्स में मिल रहा है तो हम इंटीग्रेट भी t के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो इसके लिए हमें इस dx को यहाँ से हटाना है और वहाँ पर हमें लाना है d ऑफ t। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं तो यहाँ से समझिएगा, ये जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया है x इज़ इक्वल टू जी ऑफ टी, तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हम इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं।
इस साइड हमें मिल जाएगा dx बाई dt और यहाँ पर हमें मिल जाएगा dg ऑफ t अपॉन dt। तो यहाँ से ये हमें मिल गया dx dg ऑफ t बाई dt। तो ये फंक्शन भी t के रेस्पेक्ट में है, ये भी t है, तो ये हमें सपोज हमने इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन हमें इसका मिल जाएगा g डैश t और इस dt को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिल गया dt। अब यहाँ से देखिए dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं g डैश t इंटू dt से। तो यहाँ पर dx की प्लेस पर हम लेंगे ये पूरी वैल्यू g डैश t इंटू dt। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन भी t के टर्म्स में हो गया और हम इंटीग्रेट भी t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो ये जो पूरा कंडीशन है ये कंडीशन अब ट्रू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में इसी तरह से हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड टर्म्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ये एक फंक्शन था, जब हमने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसे सॉल्व किया है तो यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब हम इसे क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो ये हमें आपको ये पता चलेगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इजी। जब भी हम कोई क्वांटिटी चूज़ करते हैं कि जब कौन सी क्वांटिटी को हम रिप्लेस करें, तो उस कंडीशन पर हम ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जिसका डिफ्रेंशिएशन का रिज़ल्ट, मतलब जिसका डेरिवेटिव हमें उस फंक्शन पर ज़रूर मिलता हो। जैसे अगर हमें इस तरह से कोई फंक्शन मिल रहा है, सपोज हमें मिल रहा है log x अपॉन x dx। यहाँ से समझिएगा, सपोज हमें इंटीग्रेशन के कंडीशन पर मिल रहा है log x अपॉन x dx। अब इसे सॉल्व करना इजी नहीं है, ये क्वेश्चन जितना इजी दिख रहा है उतना नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो हमें इसके डिवीज़न पर जाना पड़ेगा और वो इजी नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए अब आप सोचेंगे कि हम log x को सब्स्टिट्यूट करें या x को सब्स्टिट्यूट करें, तो आंसर है कि जब हम ऐसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव भी हमें यहाँ पर मिले, ताकि वो भी यहाँ से dx के साथ रिप्लेस हो जाए। इससे आप समझिएगा, जैसे अगर हम मानते हैं log x इज इक्वल टू t, ओके, log x इज इक्वल टू t जब हम मानेंगे उसके बाद इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा इस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x अपॉन dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा dt/dt इज़ 1। ये अब करके देखिए, या मैं इसे और अच्छे से आपको बताती हूँ। इक्वल टू t के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम फाइंड करते हैं d/dt और इस साइड भी हम फाइंड करते हैं d/dt। तो यहाँ पर dt/dt इज़ 1, ओके। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन है x का, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं t के टर्म्स में, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हमें मिल रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं d/dx log x इंटू dx अपॉन dt। अब देखिए ये दोनों टर्म्स इक्वल हो गए। अगर हम इस टर्म्स को यहाँ से कैंसिल कर दें तो अगेन हमें यही टर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद log x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1/x, और यहाँ से ये हमें मिल गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। इस dt को इधर ट्रांसफ़र करिए तो ये हमें मिल जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए 1/x dx इस पूरे की प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं dt। तो यहाँ पर से हमने रिप्लेस किया t से, तो log x की वैल्यू हमें मिल गई t, और 1/x dx इस पूरे की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं dt। अब यहाँ पर से बताइए t dt का इंटीग्रेशन करना इजी है या फिर log x/x का इंटीग्रेशन करना इजी है। तो आंसर है कि अगर हम t का इंटीग्रेशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो ये हमें ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका पावर 1 है और t की पावर x की पावर n के फॉर्म पर हम इसे
सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम फंक्शन चूज़ करते हैं कि हम किस फंक्शन को यहाँ सब्स्टिट्यूशन में रखें, तो उस कंडीशन पर हमें ऐसा फंक्शन चूज़ करना है जिसका हमें इंटीग्रेशन भी वहीं पर मिल जाए, ताकि dx के साथ वो भी रिप्लेस हो जाए। अगर हम इसी फंक्शन पे अगर हम मान लेते 1/x इज इक्वल टू टी, तो इस कंडीशन पर सॉल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसलिए हम चूज़ करते समय भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और इसे ही हम कहते हैं कि जब हमें फंक्शन और फंक्शन के टर्म में टर्म्स दिए हों तब हम उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जब हम डिफरेंशिएशन में जाते हैं तो हमें फंक्शन और फंक्शंस में जब टर्म्स दिए होते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही फंक्शन का हमें फंक्शन दिया हो। कई समय पर हमें इस तरह से टर्म्स मिलते हैं जिनमें हमें 2-3 स्टेप करने पड़ते हैं। जब हम चेन रूल लगाते हैं तो हमें 2-3 स्टेप में चेन रूल लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अगर हमें गिवन हो sin 2y² और हमें अगर इसे डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पर पहले करेंगे d/dy² sin 2y², क्योंकि यहाँ पर जो x का यहाँ पर जो फंक्शन से रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो भी हमें यहाँ पर ही मिलने चाहिए। अब हम करते हैं d/2y² अपॉन dy, करते हैं dy/dx। इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का कंपेयर करिए। अगर यहाँ से हम इन दोनों को कैंसिल कर दें, यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर दें, तो वापस से हमें वही वैल्यू मिल जाएगी d/dx sin 2y²। यहाँ भी हमें वही टर्म मिल रहा है। तो इस तरह से जब हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन का टर्म मिलता है तो चेन रूल अप्लाई करके हम उसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन में इस मेथड का यूज़ हम सब्स्टिट्यूशन के समय करते हैं। जब हमें एक से अधिक बार उसे सब्स्टिट्यूट करना होता है तो इस तरह से हम उसे सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है या इंटीग्रेंट की वैल्यू दी हुई है sin ऑफ ax dx, ये अभी हमने एक इजी मेथड लिया है। अब sin ax dx यहाँ पर इसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। हमें मालूम है sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x हमें मिलता है, पर यहाँ पर x के साथ a मल्टीप्लाई है, मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हमें मिल गया। तो इस कंडीशन पर हम एज्यूम करेंगे लेट ax इज इक्वल टू t। ax की वैल्यू को हमने t एज्यूम कर लिया। अब ax को जब हम t एज्यूम करेंगे, मतलब ax की प्लेस पर हमें t पुट करना है, तो ये हमें sin t। अब अगर हम इसे t का फंक्शन कन्वर्ट कर दिए तो हमें dx को भी dt से रिप्लेस करना पड़ेगा। फॉर दिस इसे हम करते हैं डिफरेंशिएट ax इज इक्वल टू t। इसे हम करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ये ध्यान दीजिएगा कि हमें किसके रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, मतलब जब भी हम कोई भी सब्स्टिट्यूट वहाँ पर पुट करेंगे हमें उसके रिस्पेक्ट में ही उसे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें मिल जाएगा d/dt ax इज इक्वल टू dt/dt। ठीक है, अब यहाँ पर dt/dt की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, और a यहाँ पर कांस्टेंट है, a को हम कॉमन ले लेंगे और ये हमें मिल जाएगा dx/dt। अब a इंटू dx इसे हम यहाँ पर रहने देते हैं, dt को इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा dt। देन हमें फाइंड करनी है वैल्यू dx की, तो dx को यहाँ रहने दीजिए, a को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 1/a dt। मतलब इस सिंगल dx की प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/a dt, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 1/a इंटू dt। ये हो गया। 1/a कांस्टेंट है, तो ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। sin t का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ cos t, तो ये हमें मिल जाएगा 1/a माइनस ऑफ cos t।
हमें मालूम है इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट देना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस c। अब जब कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के बाद हम इसकी वैल्यू वापस लाते हैं, क्योंकि जिस टर्म में हमें फंक्शन दिया होता है हमें आंसर भी उसी टर्म में चाहिए। तो यहाँ पर हमें आंसर अभी t के टर्म में मिला है, इस t को हम यहाँ से लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा cos ax प्लस c। ये हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई। ओके, तो ये टर्म याद रखिएगा कि किस तरह से हमें उसे सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। एक और एग्जांपल देखिए, गिवन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे भी हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं x प्लस ए इज इक्वल टू टी। एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी हमने एज्यूम कर लिया। इसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं t की रिस्पेक्ट में, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा dx अपॉन dt। ए कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें 0 मिल जाएगा। dt बाई dt इज़ 1, तो यहाँ से हमें मिल गया dx इज इक्वल टू dt, मतलब dx की प्लेस पर हम dt पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से फंक्शन हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, किया है x प्लस ए इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से x हमें मिल जाएगा t माइनस ए। तो x की प्लेस पर पुट करते हैं t माइनस ए, ये हमें मिल जाएगा साइन t माइनस ए अपॉन साइन t dt। dx की प्लेस पर dt पुट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं साइन a माइनस b का फॉर्मूला, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। तो ये हमें मिलता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b से मिल गया, डिवाइडेड बाय साइन t dt। अब यहाँ से इसे अलग करते हैं तो साइन t कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल गया cos a dt, और यहाँ से कोसाइन a इज़ कांस्टेंट, t बाई साइन t इज़ cot t dt। cos a यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये हमें मिल जाएगा cos a इंटू dt माइनस साइन a इज़ कांस्टेंट, और यहाँ इंटीग्रेशन हमें मिलता है log साइन t। तो ये हमें इस तरह से मिल गया, मिलेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ से t की वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये हमें मिल जाएगा cos a इंटू t की वैल्यू हमने ली हुई है x प्लस a, ये हमें मिल जाएगा x प्लस a माइनस साइन a log साइन x प्लस a प्लस c1। तो ये हमें इस तरह से इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो जब भी हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो हमें एक टर्म यहाँ पर ध्यान देना है, पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू और उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में जब हम आंसर को क्वेश्चन के फॉर्म पे ही लाएंगे। जिस के टर्म में हमें क्वेश्चन गिवन होगा हमें आंसर भी उसी टर्म में चाहिए, इसलिए हम वही वैल्यू को अगेन लास्ट में पुट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसे देखकर घबराना नहीं है, इसे हमें बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हम किस फंक्शन की वैल्यू चूज़ करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो। जैसे इस क्वेश्चन पर हमें गिवन है 10 4 रूट एक्स इंटू सेट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब अगर हम किसी एक फंक्शन को मान लें, अगर हम ले लेते हैं सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, इसे हम t मान लें, तो उस कंडीशन पर सेक्स स्क्वायर रूट एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं कंसीडर कर सकते। हम सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू हमें दिख रही है रूट एक्स, तो हम मान लेते हैं रूट एक्स इज इक्वल टू टी। जब हम रूट एक्स को t मान लेंगे
तो हमें dx की भी वैल्यू dt के फॉर्म पे पुट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, d अपॉन dt रूट x फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाएगा dt बाई dt, t के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं बोथ साइड का डिफ्रेंशिएशन। तो रूट x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये हमें मिल जाएगा 1/2 1 बाई रूट x इज इक्वल टू dt। अब ये dt हमें कहाँ से मिला? तो ये dt हमें मिल रहा है यहाँ से, dt अपॉन dt इज़ 1, और ये dt जब हम इससे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/√x का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। रूट x का डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करेंगे ये हमने डिफ्रेंशिएशन के चैप्टर में अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 1/√x, और यहाँ पर देखिए ये हमें मिल रहा है dx अपॉन dt। x के फंक्शन को हमें t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो x के फंक्शन को हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कम्प्लीटली नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर मिल जाएगा dx अपॉन dt। ये हमने स्टडी किया हुआ है, dt अपॉन dt इज़ 1। हमें केवल dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2√x dt। तो dx की भी वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से, और यहाँ से हमने रूट x को t मान लिया। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा I इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 10 पावर 4 t, रूट x की वैल्यू हमने t पुट कर दी, देन sec स्क्वायर t अपॉन रूट x की प्लेस पर हम पुट करते हैं t, देन यहाँ पर से हमें 2√x dt मिल रहा है, तो इस रूट x को भी हम t में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2t dt। ये हो गया। अब यहाँ से ये दोनों t कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 कांस्टेंट है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 10 पावर 4 t sec स्क्वायर t dt। ये हमने यहाँ से इसे कुछ कंडीशंस तक हमने इसे सॉल्व कर लिया है, पर अभी भी ये क्वेश्चन पूरी कंप्लीटली तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें ये मिल रहा है 10 4t sec स्क्वायर t, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और हमें नहीं मालूम कि मल्टीप्लिकेशन टर्म्स को किस तरह से हम इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हैं, अभी तक हमने वो नहीं पढ़ा। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम अगेन इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैंने आपको बताया कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हम वन टाइम सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर वही कंडीशन अराइज हो रही है, तो हम यहाँ पर फिर दूसरी वैल्यू कंसीडर करेंगे। अब हम दूसरी बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम यहाँ पर से कौन सी वैल्यू को कंसीडर करें ताकि हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए देखिए, अगर हम मानते हैं 10t इज इक्वल टू u, ओके, 10t इज इक्वल टू u, ये हमने कंसीडर किया। 10t इज इक्वल टू u ले लेंगे तो हमें इसका डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें इस dt को du के फॉर्म पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इस फंक्शन को u के फॉर्म पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमें मिल जाएगा du बाई du, क्योंकि हम अब u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पर u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अब इस फंक्शन पे जब हमने इसे u के फॉर्म पर ले लिया तब हमें dt को du से रिप्लेस करना है, इसलिए हम इसे du के टर्म्स में du के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 10t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? दैट इज sec स्क्वायर t, और डिफ्रेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर t। अब यहाँ पर ये t का फंक्शन है और हम u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो ये कम्प्लीटली हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हमें मिल जाएगा du बाई dt बाई du, और यहाँ पर du बाई du इज़ 1।
अब देखिए ये हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू डी यू, मतलब हमें डी यू की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पर i की वैल्यू पुट करते हैं, तो i हमें यहाँ से मिल जाएगा 10t को हमने कंसीडर किया है u, तो ये हमें मिल जाएगा u की पावर 4। अब u की पावर 4 ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 10 4t इज़ नथिंग बट 10t होल पावर 4। ओके, तो ये हमें मिल गया u की पावर 4। अब यहाँ पर देखिए हमें टर्म मिल रहा है sec स्क्वायर टी डी टी, और sec स्क्वायर टी डी टी इज़ नथिंग बट डी यू। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा डी यू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने 10t को ही u कंसीडर क्यों किया, हमने sec t को u कंसीडर क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर है, अगर हम sec t इज इक्वल टू यू लेते और इसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करते इस तरह से, तो ये हमें sec t का डिफ्रेंसिएशन आप बताइए। sec t का डिफ्रेंसिएशन होता है sec t 10t, तो यहाँ से ये हमें मिल जाता sec t 10t dt इज इक्वल टू डी यू। अब जब ये रिज़ल्ट आता तो यहाँ पर से फंक्शन फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए हम ऐसा वैल्यू कंसीडर इस वैल्यू को नहीं लेंगे। हम यहाँ से 10t को u लेंगे ताकि डायरेक्टली ये sec का टर्म यहाँ से हट जाए, क्योंकि du sec को रिप्लेस कर दे रहा है। और जब ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने के बाद हम इस u की पावर 4 को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर से ये u का फंक्शन हो गया और u के रिस्पेक्ट में ही हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा। और ये x की पावर n के फॉर्म पे है, तो इसका पावर 1 बढ़ाइए, दैट इज़ u की पावर 5 अपॉन 5, ये हमें मिलेगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कंसीडर करना मत भूलिएगा। अब इसके बाद हम u की वैल्यू पुट करते हैं अगेन, तो u इज़ 10t, तो ये हमें मिल जाएगा 10t की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। फिर से हम t की वैल्यू पुट करते हैं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम सारी वैल्यूज़ वापस से पुट करते हैं, तो t की वैल्यू पुट करिए, ये हमें मिल जाएगा, t की वैल्यू है √x, तो ये हमें मिल गया 10 की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर से एक टर्म सुधार लीजिएगा, यहाँ पर जो हमें ये 2 मिला था वो मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, तो ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 210 पावर 5 √x अपॉन 5 प्लस c, तो ये हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमें इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी गिवन हो, तो हम सबसे पहले उसकी स्मॉल वैल्यू ये देखेंगे कि हमें किस वैल्यू को कंसीडर करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स dx, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसे भी हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ का यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम इसे बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन सॉल्व करेंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम कुछ वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हम कौन सी वैल्यू को चूज़ करें तो हमें रिज़ल्ट सही मिले। तो हम ऐसी वैल्यू कंसीडर करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड होने के बजाय इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स dx। हमने 3 पावर को 2 कर लिया और एक साइन को हमने अलग से लिख लिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे समझ आएगा। अब हम इस साइन को कॉस के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इसे लिख लें तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज़ 1। तो उसके बेसिस पर हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हमें मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स dx। अब यहाँ से हम वैल्यू कंसीडर करते हैं। हम वैल्यू लेते हैं cos x
इज इक्वल टू टी। तो cos x इज इक्वल टू टी जब हम लेंगे तो यहाँ से यह हमें मिल जाएगा डी अपॉन डी टी कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी। जब हम इसे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें वैल्यू चाहिए डी एक्स की, तो डी एक्स के साथ यहाँ पर साइन एक्स भी है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिल गई साइन एक्स डी एक्स। नेगेटिव साइन को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गए माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। अब इसके बाद ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा आई इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इन माइनस ऑफ डी टी। माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें माइनस साइन मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी। जब हम इस टी पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसे हम अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है टी स्क्वायर, ये एक्स की पावर n के फॉर्म पे है, तो इसका पावर 1 इंक्रीज करिए टी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली ये हमें मिल जाएगा टी पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। तो जब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल गया माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस टी 5 बाई 5 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करिए, टी यहाँ पर से हमें मिल रहा है कॉस एक्स, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कॉस 5 एक्स अपॉन 5 प्लस सी। ये हमें हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। वन मोर एग्जांपल देखते हैं। हमें गिवन है 1/1 प्लस 10x dx। ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी इजी लग रहा है। 1/1 प्लस 10x, तो इसे हम देख के ही बोलेंगे कि ये क्वेश्चन इजी है, पर ऐसा नहीं है। जब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं तो हम इसमें उलझ जाते हैं। तो इसे किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले इस 10 को हम करते हैं साइन बाई कॉस पे कन्वर्ट, तो ये हमें मिल जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा न्यूमरेटर में कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमें मिल गया dx। अब यहाँ से भी हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी एक की वैल्यू नहीं ले सकते। अब इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए फिर से एक ट्रिक सोचते हैं। हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 cos x। 2 cos x इज नथिंग बट cos x प्लस cos x, ओके, अपॉन साइन x प्लस cos x, ये हमें मिल गया। अब इसके बाद फिर भी हम इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर साइन x भी लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा cos x प्लस साइन x एक टर्म, और हम इसे यहाँ पर लेते हैं cos x माइनस साइन x। अब आप सोचेंगे कि हमने ऐसा कैसे लिया, हमें चाहिए प्लस साइन x ताकि हम इसे कैंसिल कर सकें, पर हम प्लस ऐसे ही नहीं ले सकते, हमें उसके बैलेंस करने के लिए माइनस साइन की भी ज़रूरत है। तो प्लस साइन x और माइनस साइन x जब हम दोनों कहीं पर लेते हैं, मतलब वो टर्म टोटली बैलेंस्ड हो गया अपॉन साइन x प्लस कॉस x, ये हमें मिल गया। अब हम इस फंक्शन के साथ भी ले सकते हैं, इस फंक्शन के साथ भी ले सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। ये हमें यहाँ से मिल गया।
यहाँ पर ये दोनों टर्म एक समान हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमें मिल जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx यहाँ से प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। अब इसे तो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन हमें मालूम है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करें वो फंक्शन। तो ये हमें मिल जाएगा I = 1/2 x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर C1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने दो पार्ट में से इंटीग्रेट किया है, इसके लिए भी हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा, इसके लिए भी हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा। तो इसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं C1, इसके लिए हम लेंगे C2। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं लेट cos x प्लस sin x = t। तो यहाँ से इंटीग्रेट करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x dx/dt = 1। अब यहाँ से हमें ये मिल गया cos x माइनस sin x dx = dt। ये वैल्यू हमें मिल गई जब हमने क्या किया, cos x प्लस sin x मतलब इसके डिनोमिनेटर को कंसीडर किया, और उसके बेसिस पर हमें न्यूमरेटर इंटू dx की वैल्यू मिल गई dt। अब ये ईजी हो गया, तो ये हमें मिल जाएगा 1/t dt। इस टर्म की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें मिल गई dt, और 1/cos x प्लस sin x इज 1/t। ओके, अब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करिए, 1/t इज log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। t की वैल्यू पुट करिए, ये हमें मिल जाएगा 1/2 x C1 प्लस 1/2 log cos x प्लस sin x प्लस C2। तो ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया 1/2x प्लस 1/2 log cos x प्लस sin x प्लस C1 प्लस C2 को हमने C ले लिया। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो आज हमने कई एग्जांपल्स देखे, जिन पर हमने देखा कि क्वेश्चन दिखने में तो हमें इजी दिखते हैं, पर हम जब उसे सॉल्व करते हैं तो कई क्वेश्चन इजी दिखने वाले भी हमें कॉम्प्लिकेटेड मिलते हैं आगे जाके, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, पर हम जब उसे सॉल्व करते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।